आनंदपुर साहब हमारे 5 तख्तों में से एक तख्त है, तख्त श्री केसगढ़ साहब, यहाँ से 50 किलोमीटर है। आनंदपुर साहब के नाम पे हमारे सिखों के 5 में से एक तख्त के नाम पे लोकसभा की सीट है। श्री आनंदपुर साहब से एमपी कौन है? मनीष तिवारी। देखो कोई इसमें आपत्ति तो नहीं है किसी को। फरीदकोट सीट है, मुश्किल से सारी फरीदकोट में 10,000 15 लाख में से 10,000 मुस्लिम होंगे। वहां से एमपी कौन है? मोहम्मद सदीक। हमारे यहां लास्ट नेम नहीं देखा जाता, हमारे यहां पंजाब है। पंजाब हमेशा गुरुओं के नाम पे, और हमारे गुरुओं ने जुल्म के लिए, दूसरों के लिए लड़ाई लड़ना हमें सिखाया है। जब वहां पे डिबेट चल रही थी पार्लियामेंट में, मैं एमपी था, 1 घंटे का भाषण दे रहे थे, ये बरादरी वो समाज ये, तो रात के 10 बज गए, जो एनआरसी पे डिबेट चल रही थी। तो मैंने कहा जी मुझे भी टाइम दो। कहते नहीं जी छोटी पार्टियां, बस बहुत हो गया, बिल पास करना है। मैंने कहा स्पीकर साहब 30 सेकंड दे दो बस। तो थोड़ा स्पीकर साहब मेरी तरफ देखा उन्होंने, 30 सेकंड? मैंने कहा 30 सेकंड। 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा मेरे 30 ही बहुत हैं, आप स्टॉप बाज ले लो, 30 सेकंड दे दो। कहते ठीक है चलो आपका समय शुरू होता है अब। मैंने ये बात बोली, मैंने कहा स्पीकर साहब मैं तो यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। और उसके बाद स्पीकर साहब कह रहे हैं अभी तो 15 सेकंड ही हुए हैं। मैंने कहा जी बाकी 15 अगले भाषण के लिए रख लेना। अगर दिल से बोलना हो तो घंटों की जरूरत नहीं होती। अगर काम दिल से करना है तो वो कोई भी बात दिल से निकलती है, असर रखती है। दिल से प्यार करते हैं जी पंजाब को, ऐसे कैसे हम इस पंजाब को अपनी आंखों के सामने उजड़ता देखेंगे या उसको खून खराबा देखेंगे। पंजाब इज अ पीसफुल स्टेट और हमेशा रहेगी, और पंजाब पीसफुल रहेगा तो देश पीसफुल रहेगा। आज भी हमारे हजारों जवान हमारे कारगिल की पहाड़ियों में खड़े हैं। देश की आज़ादी को पहली गोली जब आती है ना इधर दुश्मन की, तो सबसे पहले पंजाब के सीने होते हैं उनके सामने। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ ये स्टेट जो है, ये चाहे फुटबॉल कह लो, चाहे कुर्बानियों की बॉल कह लो, जो मर्जी, लेकिन पंजाब जो है वो देश का नंबर 1 स्टेट बनाना है। और नंबर 1 स्टेट जब बन गया देश का, तो देश भी नंबर 1 बन जाएगा दुनिया का। देखिए हिंसा की घटना हो, अपराध की घटना हो, कोई एक घटना भी बर्दाश्त नहीं। कानून का वो इकबाल होना चाहिए। और राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से जब भी शब्द आते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आम जनता भी उससे आश्वस्त होती है। लेकिन अब मैं पंजाब से आगे बढ़ के थोड़ा सा सेंटर की तरफ जाना चाहूँगी, क्योंकि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और दिल्ली सेवा बिल को लेकर एक जो है पूरी तस्वीर वहाँ पर खिंची हुई है। लोकसभा से पास हो चुका है और आज राज्यसभा में पेश होना था। अभी मेरी आखिरी जानकारी तक आज पेश होना था, अभी पता नहीं पेश हुआ या नहीं है। 2 बजे। तो आज वो बिल वहाँ भी पेश होना है। और दिल्ली सेवा बिल को लेकर जो विपक्ष के बीच एक स्थिति दिखाई दे रही थी कि ये कम से कम 2024 से पहले पहला ऐसा लिटमस टेस्ट होगा जिसमें ये तय हो जाएगा कि एक संयुक्त विपक्ष, एक यूनाइटेड ऑपोजिशन कितनी पावर के साथ सत्ताधारी पक्ष के साथ में, सत्ताधारियों के साथ में लोहा ले सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अपना फ्लोर मैनेजमेंट इस तरह से कर दिया कि अब राज्यसभा से भी बिल पास होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको नहीं होगी। यानी जो लड़ाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे वो उनके पाले से खिसककर दूसरे पाले में जाती हुई ज्यादा दिख रही है। यहां से आगे बढ़ते हुए 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी, उनकी भूमिका एक यूनाइटेड ऑपोजिशन के रूप में क्या होगी? देखिए, ये सबसे पहले तो इसको आप दिल्ली का बिल ना कहिए, ये संविधान की रक्षा का सवाल हो गया है, लोकतंत्र बचाने का सवाल पैदा हो गया। ये किसी के साथ भी हो सकता है। इससे पहले उन्होंने किया, सेंटर सरकार ने किया, कर्नाटका में किया, मध्य प्रदेश में ऐसा किया उन्होंने, महाराष्ट्र में देख लो क्या किया, और गोवा में किया, अरुणाचल प्रदेश में किया। उनको आदत है ये, अगर खुद नहीं जीतते तो बाई इलेक्शन से जीत लो, दूसरों के खरीद लो, फिर उसके बाद बाई इलेक्शन करवा लो, फिर जीत जाओ, कहो जी लोगों का फतवा है। अगर वो वाला काम भी नहीं कर सकते कि इतने ज़्यादा हैं कि खरीद नहीं सकते, तो फिर
दूसरी तरफ से कोई ना कोई ऐसा ऑर्डिनेंस ले आओ कि उसकी शक्तियां छीन लो। अभी लोकसभा में बिल पेश हो रहा, जब जिस दिन हुआ, हमारे माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे कि जो दिल्ली है ये विधानसभा भी नहीं है, यूटी भी नहीं है। अगर दिल्ली विधानसभा नहीं है तो 2015 में किरण बेदी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों लाना था फिर? जब विधानसभा ही नहीं है, मुख्यमंत्री क्यों होगा फिर वहां पे? अगर दिल्ली विधानसभा नहीं है तो गृह मंत्री साहब 2020 में डोर टू डोर पर्चे क्यों बांट रहे थे वोटों के लिए? इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है फिर? अगर चुनी हुई सरकार और इतने बड़े मैंडेट से चुनी हुई सरकार, उसको आप काम नहीं करने दोगे, वो फैसला नहीं ले सकते। मतलब इस बिल में ये भी है, चपरासी भी बदलना होगा ना दिल्ली का, तो प्रधानमंत्री जी बदलेंगे। मतलब प्रधानमंत्री जी को देश के बारे में सोचना चाहिए, विदेश नीति के बारे में सोचना चाहिए, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स, बहुत बड़े बड़े काम हैं। दिल्ली के चपरासियों को तो छोड़ देना, वो केजरीवाल कर लेगा ना, इनके नाम पे नहीं। मतलब आप चुनी हुई सरकार को कह रहे हो कि आप नहीं कर सकते, हम करेंगे। ये तो फिर अच्छा, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 के मैंडेट से 5 जजों का बेंच था, 5 ने ही कहा कि हाँ चुनी हुई सरकार को ये हक होना चाहिए। उसको भी आप नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेके आते हो बिल के हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते। और कब लाते हो? टाइमिंग देखो, 11 मई को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, पूरा एक हफ्ता 18 मई को 8 बजे ऑर्डिनेंस लाए, क्योंकि 18 मई को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी, तो जुलाई फर्स्ट वीक में खोलनी थी। उनको पता था अगर 12 को 13 को लाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, दोबारा स्टे ना मिल जाए। तो ऐसी मैनेजमेंट, क्या हमने मैनेजमेंट करने के लिए इनको चुना है? कहां गया वो 15 लाख? आपके खाते में तो आ ही गया होगा। किसी के खाते में आया है? नहीं आया ना, पूछ लो। पंजाब का तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं हर खाते की, कि यहां तो नहीं आया जी। कहां गया वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल? कहां गया वो मतलब किसानों की आय दुगनी कर देंगे? तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, कुछ नहीं छोड़ा। मतलब साहब, लेकिन आप सवाल भूल गए। मेरा सवाल ये था, ये तो जो आपने बातें बोली वो एक आदर्श स्थिति है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हो तो रहा है। अब सवाल ये है कि 2024 की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? नरेंद्र मोदी के आगे कौन सा होगा विपक्ष का चेहरा जो उनसे लोहा लेगा, या उनके आगे फेस होगा यूनाइटेड ऑपोजिशन का आपकी नजर में? 140 करोड़ लोगों को आप चेहरा नहीं मानते? एक ही चेहरा होता है। 140 देशभक्त लोग हैं एक तरफ, और क्योंकि लोगों को इतना डरा रखा है, इतना ज्यादा, मतलब कोई अगर थोड़ा सा भी कुछ बोलने की कोशिश करता है, चल जेल में, चल तेरे खिलाफ ये हो गया, चल, किसी को कुछ मानते ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूं, अरविंद केजरीवाल वो फेस होंगे? है जी, अरविंद केजरीवाल वो चेहरा होंगे 2024 के लिए यूनाइटेड ऑपोजिशन का? देखो, पब्लिक चेहरा चुनेगी जी, चेहरा पब्लिक का होता है। नहीं, ये तो ऑपोजिशन को चुनना पड़ेगा ना। लेकिन आपके सामने कौन बैठा? मैं चेहरा था पंजाब का? नहीं, मेरे बारे में पूछा गया था, 1 हफ्ता दिया पूरा, व्हाट्सएप नंबर दिया, उसमें से लोगों ने कहा भगवंत मान चाहते हैं हम, मेरा नाम अनाउंस हो गया। इसमें क्या दिक्कत है? अबे मुख्यमंत्री लोगों को पूछ के बताना होता ना, लोगों पे थोप दिया जाता है, वरना ये होगा जी। अब अमरिंदर सिंह को वोट डले थे 17 में, बीच में 3 महीने के लिए चन्नी कहां से आ गए? वो लोगों ने कहा था कुछ नहीं, ये अपने आप ही चलाते हैं। अब इसको बदल लो, इसको ले आओ, इसको बदल लो, इसको। ये शतरंज वाली गेम जो है ना, ये लोग सब समझते हैं। 2024 में मुख्यमंत्री का चेहरा और ऑपोजिशन का चेहरा, जो एक यूनाइटेड लड़ाई होगी, इन दोनों बातों में फर्क है। मैं उस लिहाज से पूछ रही हूँ कि क्या आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऑपोजिशन को लीड करते हुए हमें दिखाई देंगे 2024 में? उनका क्या रोल होगा, उनकी क्या भूमिका होगी? देखो, ऑपोजिशन बन गई है हमारे देश को बचाने के लिए। वो कहीं हो सकता है किसी पार्टी का स्टेट में किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई मतभेद हो, मनभेद हो, लेकिन देश बचेगा तो पार्टियां बचेंगी ना। अगर देश ही ना रहा, संविधान ही बदल दिया इन्होंने, अगर ये पुतिन वाले रास्ते पर चले गए,
तो फिर क्या करनी है पार्टियां यहाँ पे? तो इसलिए सबसे पहले 140 करोड़ लोगों का और हमारे पुरखों की कुर्बानियों का देश जो है उसको बचाने की जरूरत है। दूसरी तरफ चेहरा, हर पता नहीं मतलब क्या कोई दिक्कत है मीडिया वालों को, हर बातें पूछते चेहरा। हरियाणा में चेहरा कौन था खट्टर से पहले? वहां उत्तरांचल में चेहरा कौन था? महाराष्ट्र में चेहरा कौन था? बिहार में चेहरा कौन था? तब कहते हैं मोदी जी। जब हार जाते हैं कहते हैं लोकल हारे हैं। अगर मोदी जी लड़ते हैं और हार जाते हैं कहते हैं ये तो फिर लोकल टीम की हार हो गई। जीत गए मोदी का जादू, मोदी का जादू। हम 92 जीत गए, अभी तक आपने बात नहीं की। 92 आउट ऑफ 117 अभी तक बात नहीं की। हाँ, तमिलनाडु में बीजेपी एक सीट जीत गई, पूरा दिन तमिलनाडु में खाता खुल गया, खाता खुल गया। यार खाता खुल गया, हमारे वाले खाते को खाता नहीं मानते। वो तो वो बात हो गई कि हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो हमारे वालों को क्या विधायक नहीं मानते? हमारे वालों को एमपी नहीं मानते? तो हमारे वाले भी तो जीते हैं, मैं भी तो जीतता रहा हूं 2 बार ना जी। हमारी बात नहीं करते। भगवंत मान भी जीते, हमारा तो इतना आता है जो इतनी 10 सेकंड में 100 खबरें उसमें आता है। भगवंत मान संगरूर से जीते। चलो, इतना बड़ा इंटरव्यू आज यहाँ पर हो रहा है, सबसे पहला सेशन मुख्यमंत्री का हो रहा है, इससे बड़ी और क्या तस्दीक होगी इस बात की। लेकिन खैर, ऑपोजिशन को लेकर सवाल इसलिए था क्योंकि ये परेशानी इसलिए होती है कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे, ममता बनर्जी चेहरा होंगी, अरविंद केजरीवाल होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, अखिलेश यादव होंगे। उसके इर्द गिर्द जब पूरी पॉलिटिक्स चलती है तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये मैं जानना चाह रही थी। बट शायद आप अभी पत्ते नहीं खोलना चाह रहे हैं या आप इस पर कॉमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगी। आपने जिक्र किया कि कैसे संविधान से सरकार छेड़छाड़ कर रही है और जो देश का ढांचा है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाइयां जा रही हैं, लेकिन वो लड़ाइयां कई बार अपने अंत तक नहीं पहुंच रही। इस बात का जब आप जिक्र कर रहे हैं, इन्हीं सबके बीच में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अब उनके पक्ष में फैसला दिया है और उनकी सांसदी अब बहाल हो जाएगी, जो उनकी मेंबरशिप हो जाएगी। राहुल गांधी जी से बातचीत हुई, बधाई देंगे उनको? देखिए, पता क्या है, अगर हर बात के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है तो फिर संविधान जब लोकतंत्र कहां है फिर? मतलब ये तो वो बात हो गई ना, क्रिकेट के मैच में वो डीआरएस आ गया। मैंने पता जी, मैंने पता, चले गए हो। डीआरएस आ गया क्रिकेट में, जो वो प्लेयर लेता है कि रिव्यू लेता हूं मैं। कितने गलत फैसले अंपायरों के डीआरएस ने ठीक किए, कितने करियर बच गए उससे कि नहीं ये आउट नहीं था, अंपायर ने आउट दे दिया, बाद में अंपायर ऐसे करता है कि गलती है मेरी। या फिर अंपायर ने आउट नहीं दिया, डीआरएस ले लिया बॉलिंग टीम ने, तो आउट भी करना पड़ता है उसको, फैसला फिर बदलना पड़ता है। कितने फैसले गलत हो गए, या कितने फैसले, कितनों के करियर बर्बाद हो गए, कितनों के बन गए। तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर डीआरएस हो गई। जब हमें लोकतंत्र से लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिलते राज्यों को, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है डीआरएस ले लो जी। फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं ये फैसला आपका गलत था, आपको ये सेंटर सरकार को चाहिए ये दो। अभी हमें आरडीएफ का पैसा लेने के लिए, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा लेने के लिए डीआरएफ लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं हम, हमारा ही पैसा है, हमारा पैसा हम ही देते हैं, हम ही पैसे वापस नहीं देते, ना जीएसटी के ना आरडीएफ के। आरडीएफ का पैसा क्या है? आरडीएफ का पैसा जब चावल देते हैं हम, ये उसके बदले में जो हमारे फीस है, मार्केट फीस है, वो है। मैं तो ये पूछ रही थी आपसे, राहुल जी को बधाई दी आपने? अगर भाई जी इनका बस चले तो पूरी, अभी संजय जी को भी बधाई देनी है, उनको भी बहाल हो लेने दो, बधाई होगी। बिल्कुल मैं बधाई दूंगा राहुल जी को कि उनको मतलब वो चुने हुए हैं। ये कौन होते हैं सस्पेंड करने वाले? सस्पेंड करने में तो इतनी देर नहीं लगाते, उनका बंगला भी छीन लो, उनका घर उनका निकाल दो बाहर, और सस्पेंड करने में 5। संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। क्या अगर हाथ उठाकर बोलने का टाइम नहीं मिल रहा, थोड़ा आगे जाके बोलने का टाइम ले लिया, चलो जी सस्पेंड। और बीजेपी को ये भूलना नहीं चाहिए, 2014 में सरकार बनने से 6 महीने पहले सारी बीजेपी 6 महीने तक लोकसभा के बेल में रही है। सारी बीजेपी बेल में थी, और हमें कहते हैं बेल में मत आओ। अब बात ही नहीं सुनी जाएगी अगर लोकसभा में, तो लोकसभा
मैं हैरान हूं